नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, टीजीटी पीजीटी यानी कि विशेष रूप से टीजीटी की क्लासेस चल रही हैं और पॉलिटिकल साइंस में ये एक नेक्स्ट वीडियो हो सकती है। हम आज जो टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, राज्य, जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि राज्य के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को आज हमें पढ़ना है, जो कि बहुत एक महत्वपूर्ण हो सकती है। और महत्वपूर्णता के साथ साथ इसके बाद में हम देखेंगे कि राज्य के क्या क्या तत्व होते हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा, गार्डनर महोदय द्वारा या कह सकते हैं कि कौटिल्य द्वारा राज्य के कौन कौन से तत्व बताए गए हैं। फिर इसके बाद में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यानी कि 2 से 3 वीडियो में और में ये राज्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद धीमे धीमे हम संप्रभुता के बाद स्वतंत्रता के बाद समानता, इन सभी चैप्टरों की ओर बढ़ेंगे। मैं ये दावा करता हूँ आपको, ये जो चल रहा है ये थोड़ा देरी से भले, लेकिन आपको मैं कंप्लीट से पूरा कराऊंगा। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हम राज्य की बात करते हैं, यानी स्टेट। सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है। राज्य शब्द की उत्पत्ति होती है स्टेटो, यानी राज्य शब्द की उत्पत्ति स्टेटो शब्द से हुई है। किससे हुई है? स्टेटो शब्द से हुई है। और स्टेटो आगे चल करके स्टेट अर्थात स्टेट बोलते हैं इसे। स्टेट शब्द जो है वो स्टेटो से ही मिल करके बना हुआ है। आपसे यदि पूछने लग जाए कि स्टेट शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, यहाँ तक आपको एक प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया कि राज्य शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, या मूल शब्द इसका क्या है? स्टेटो। और स्टेटो से ही आगे चल करके स्टेट बना, और स्टेट किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग इटली के विद्वान हुआ करते थे। इटली के विद्वान हैं मैकियावेली। मैकियावेली ने राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, यानी राज्य शब्द अगर किसी ने दिया तो वो दिया मैकियावेली। इनके आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे तौर पर ये पूछ लिया है कि राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो मैकियावेली ने किया था। राजनीति शास्त्र का केंद्र बिंदु ही राज्य है, इसीलिए हम इस राज्य का आज अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, अगर हम राज्य के, वैसे तत्वों पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन राज्य के अगर 4 तत्वों की हम बात करें कि राज्य के 4 तत्व कौन कौन से होते हैं। राज्य के 4 तत्व होते हैं। एक तो होता है भूभाग। क्या होता है? भूभाग, यानी क्षेत्र कह सकते हैं, भूभाग कह सकते हैं कि राज्य का एक तत्व होता है भूभाग। दूसरा जो तत्व होता है राज्य का, वो होता है जनसंख्या। क्या होता है? जनसंख्या। और तीसरा जो तत्व होता है राज्य का, वो होता है वहाँ सरकार जो होती है उसकी। और चौथा तत्व जो होता है बच्चा, वो होता है उसकी संप्रभुता। क्या होता है? संप्रभुता। ये 4 तत्व, इन 4 तत्वों से मिलकर के राज्य बनता है। अब आप कहेंगे कि तत्व क्या होता है? तत्व होता है कि हम कैसे मानेंगे कि ये राज्य है, हम कैसे मानेंगे कि किसी राज्य, हम किस चीज को राज्य कहेंगे? तो भैया जिस अवधारणा में भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, ये चारों बातों का संकलन पाया जाता है बच्चा, तो उसे हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। यानी राज्य के लिए एक विशेष भूक्षेत्र होना चाहिए, यानी क्षेत्रफल होना चाहिए, साथ ही उस पर निवास करने के लिए जनसंख्या होनी चाहिए, और उस जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए सरकार होनी चाहिए। सरकार आप जानते ही हैं, आगे पढ़ेंगे ही हम सरकार। और इसके बाद में संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है कि राज्य के आंतरिक और बाह्य मामले में वह स्वतंत्र हो। अब बात आती है बच्चा, राज्य किसे कहते हैं? तो आपने राज्य यानी मैं कह सकता हूँ कि राज्य आपने देखे होंगे, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, इनको भी राज्य कहा जाता है। और राजनीति की दृष्टि में अगर देखा जाए, राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखें तो राज्य कहते हैं अलग अलग देशों को। जैसे कि जर्मनी
राजनीति की भाषा में राज्य बोला जाएगा। अमेरिका राजनीति की भाषा में राज्य बोला जाएगा। देश कब बोलेंगे उसे? देश बोलेंगे उसे भौगोलिक भाषा में। क्या से? भौगोलिक भाषा में उसको देश बोलेंगे, परंतु राजनीति की भाषा में उसे बच्चा राज्य बोला जाएगा। डेट्स क्लियर? अब देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि राज्य से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पहली, अरस्तु आप जिन्हें जानते हैं, अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो अरस्तु ने राज्य की परिभाषा कैसे दी है, किस प्रकार से दी है, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि राज्य परिवार तथा ग्रामों का, यानी परिवार और गांव का ऐसा कलेक्शन है, ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मसंपन्न जीवन की प्राप्ति है। तो आप देखेंगे कि राज्य परिवार और ग्रामों का ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य क्या है? पूर्ण और आत्मसंपन्न, यानी पूर्ण जीवन प्राप्त कर लो और आत्मसंपन्न जीवन प्राप्त कर लो, तो उसको हम राज्य कहते हैं। तो आपको ये कहीं ना कहीं ऐसी परिभाषा जो आपको दिखाई दे रही है अरस्तु की, वो कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण है, यानी इसमें कहीं ना कहीं गलती है। इसमें किसी एक विशेष तत्व पर बात की गई है, यानी चारों तत्वों को इसमें समाहित नहीं किया गया है। तो अगले विद्वान जो हैं वो हैं सिसरो महोदय। सिसरो महोदय कहते हैं कि राज्य एक बहुसंख्यक समुदाय है। राज्य में बहुसंख्यक समुदाय यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या रहती है, बहुसंख्यक समुदाय है जो अधिकारों और सामान्य भावनाओं के उपयोग की कल्पना पर पारस्परिक सहयोग द्वारा जुड़ा हुआ है। ये कह रहे हैं कौन? सिसरो महोदय कह रहे हैं। बोंदा महोदय, यानी संप्रभुता का भी जनक कहा जाता है, बोंदा महोदय, राज्य अपनी सामान्य संपत्ति सहित परिवारों का समुदाय है जो सर्वोच्च सत्ता और विवेक बुद्धि द्वारा नियंत्रित है। इन्होंने कहीं ना कहीं संप्रभुता की झलक इनकी परिभाषा में राज्य को लेकर के दिखाई देती है। होब्स महोदय कह रहे हैं कि राज्य एक ऐसा व्यक्ति है जो पारस्परिक सहयोग के आधार पर एक जन समूह के लिए उन जनशक्ति के तमाम साधनों का आवश्यकता अनुसार जनता की शांति और सुरक्षा के लिए प्रयोग कर सके। ये होब्स महोदय कह रहे हैं। अच्छा बच्चा, मैकियावेली पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राज्य शब्द को दिया, परंतु होब्स मैकियावेली के बाद में राज्य को परिभाषित करने में इनका भी कहीं ना कहीं योगदान है। हीगेल, राज्य एक भौतिक मूर्त रूप है। राज्य एक भौतिक मूर्त रूप है, यह वस्तु रूप आत्मा और दृढ़ स्वतंत्रता का मिश्रण है। ये हीगेल महोदय कह रहे हैं। ब्लंशली महोदय भी एक महान विद्वान हैं जो क्या कहना चाह रहे हैं? किसी भूभाग, इन्होंने भूभाग की बात करी है, राजनीतिक तौर पर संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। यानी कि ये कह रहे हैं किसी भूभाग पर एक ऐसा भूक्षेत्र है जिस पर राजनीतिक तौर पर कुछ संगठित व्यक्ति हैं, उनको ही हम राज्य कह देंगे। ब्लंसन महोदय क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं एक निश्चित भूभाग में कानून के लिए संगठित जन समुदाय को राज्य कहा जाता है। अब आपको एक परिभाषा यहाँ पर दिखेगी गार्नर महोदय की। जी हाँ, गार्नर महोदय की एक परिभाषा दिखेगी। गार्नर महोदय ने राज्य पर बहुत अध्ययन किया। गार्नर कहते हैं राज्य अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो किसी प्रदेश का निश्चित भूभाग है जो बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो, जिसका एक संगठित शासन हो तथा जिसके आदेशों का पालन नागरिक स्वयं करते हों। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। बिलोबी महोदय भी हैं। बिलोबी महोदय कहते हैं कि राज्य मनुष्य के ऐसे समुदाय को कहते हैं जिसमें एक ऐसी सत्ता पाई जाती है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है, लेकिन वह स्वयं किसी के नियंत्रण से मुक्त हो। अब देखिए, हमें इसमें देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात बच्चा ये है कि अगर हम इन परिभाषाओं पर जरा गौर देंगे, दो चार परिभाषाएं और हैं, यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण परिभाषा को ही परिभाषित करने का काम किया है। यहाँ पर अगर आप इन परिभाषाओं को जरा गौर से पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी बच्चा? कि इन परिभाषाओं में कहीं ना कोई त्रुटि है। किसी ने तो ये चार तत्व हैं, किसी ने भूभाग पर बात की है, किसी ने जनसंख्या पर ज़्यादा जोर दिया है,
किसी ने सरकार पर ज़्यादा जोर दिया है, किसी ने संप्रभुता पर जोर ज़्यादा दिया है। अब हम गार्नर महोदय की परिभाषा को देखेंगे। कौन से महोदय की? गार्नर महोदय की परिभाषा को देखेंगे। तो इन्होंने लगभग अपनी परिभाषा में चारों तत्वों को समाहित करने का काम किया है। कौन कौन सा? भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। देखिए, दोबारा से इसे पढ़ने की कोशिश करना। राज्य एक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक व्यक्तियों, यानी व्यक्तियों, इसको व्यक्तियों को भी जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम इस जनसंख्या की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जनसंख्या की बात कर रहे हैं। यानी यहाँ मैं लिख सकता हूँ जनसंख्या। तो ये जनसंख्या की बात कर रहे हैं। ऐसा समुदाय है जो किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग, देखिए निश्चित भूभाग, प्रदेश के निश्चित भूभाग की बात कर रहे हैं। तो निश्चित भूभाग क्या होता है? ये निश्चित भूभाग की बात कर रहे हैं। दूसरा है जो बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। जो बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो का मतलब है संप्रभुता की बात हो रही है। मैंने बताया संप्रभुता क्या होती है। कोई राज्य संप्रभु राज्य कब कहलाएगा? जो अपने आंतरिक और बाह्य फैसले स्वयं ले सके, वह किसी के अधीन काम ना करे, उसे ही हम संप्रभुता कहते हैं। तो ये संप्रभुता की बात कर रहे हैं। बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो, जिसका एक संगठित शासन हो। शासन का मतलब है सरकार हो। यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं राज्य के चारों तत्वों पर बात की है। भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार, इन चारों तत्वों पर बात की है। और चारों तत्वों पर बात करने पर हमें सबसे ठीक और सटीक परिभाषा जो हम इसमें निकालेंगे तो वो हमें गार्नर महोदय की ही मिलेगी। गार्नर महोदय ने जो परिभाषा दी है वही एक सटीक परिभाषा हो सकती है। बिलोबी महोदय भी कह रहे हैं राज्य मनुष्य के ऐसे समुदाय को कहते हैं, यानी मनुष्य की भी बात कर रहे हैं, यानी जनसंख्या की भी बात कर रहे हैं, वो सत्ता की भी बात कर रहे हैं और संप्रभुता की भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं एक भूभाग की बात नहीं की है। तो सबसे सटीक परिभाषा जो है वो गार्नर महोदय की है। हम इसके बाद में हम इसके तत्वों को बताएंगे कि किस प्रकार से कौटिल्य ने तत्वों को इसके, या गार्नर महोदय के अनुसार क्या तत्व हैं इसके। अलग अलग विद्वानों ने राज्य के तत्वों के बारे में बताने की कोशिश की है। और इसके बाद हम इसकी उत्पत्ति, यानी राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके क्या सिद्धांत हैं, दैवीय सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चैनल को जरूर देखिए। आप मुस्कुरा रहे होंगे इस बात पर कि मैंने चैनल के सब्सक्राइब करने की बात कही है, परंतु इसमें इतना परिश्रम करना पड़ रहा है। आप लोग एक बार अपने अंतर्मन से सोच करके कि आपका कुछ नहीं जाएगा, कोई फीस नहीं जाएगी, एक पैसा भी आपके अकाउंट से नहीं कटेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम बीच लेक्चर में कभी नहीं कहते इस चैनल को सब्सक्राइब करने की, परंतु आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।